सो स्टूडेंट्स देखो, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इंटीग्रेशन के बारे में। ओके। सो इंटीग्रेशन के बारे में हम लोगों ने आइलिएट मेथड के बारे में पढ़ा था। तो आइलिएट मेथड का देख लो, मैंने उसी को अभी कैरी फॉरवर्ड किया है। उसका एक और टेक्निक होता है वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जो कि काफ़ी आसान होता है। उसे हम लोग कहते हैं डीआई मेथड। तो आइलिएट मेथड भी आसान होता है, बट ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। और हमारा एक मेथड होता है डीआई मेथड। लेकिन डीआई मेथड बस मतलब डीआई मेथड का कंडीशन क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब फंक्शन के साथ एक अलजेब्रिक फंक्शन मल्टीप्लाइड है। ठीक है। या फिर ऐसा फंक्शन मल्टीप्लाइड है जिसका डिफ्रेंसिएशन आप जीरो कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया था क्लास में पिछले ही लेक्चर में, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो इसको मैंने आइलिएट मेथड से किया, तो इसका आंसर आ रहा है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। यहाँ पे देख सकते हो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, है ना। और यहाँ पे मैंने देखो क्या लिखा है, व्हेन एन अलजेब्रिक फंक्शन इज मल्टीप्लाइड विद एनी फंक्शन देन डी आई मेथड इज फॉलोड। ठीक है। एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया या फिर ऐसा फंक्शन हो गया जिसका डिफरेंशिएशन करो तो जीरो आ जाए, तो उस केस में हम लोग डीआई मेथड का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे डी का मतलब होता है बच्चों डिफरेंशिएशन, और आई का मतलब होता है बच्चों इंटीग्रेशन। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और पॉइंट लिखा है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि डिफरेंशिएशन जो है वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एल्जेब्रिक फंक्शन पे करेंगे या फिर वो फंक्शन पे करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन आराम से जीरो हो जाए। तो हमें पता है कि एल्जेब्रिक फंक्शन का कभी ना कभी तो डिफरेंशिएशन जीरो होगा ही होगा, कभी ना कभी तो वो कांस्टेंट आएगा ही आएगा, है ना। क्योंकि उसका पावर हम लोग एक पर एक कम करते जाते हैं, तो कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा जहाँ वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। दैट्स वाई ये हमेशा हमारा डी जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन पे परफॉर्म होता है, यानी ऐसे फंक्शन पे परफॉर्म होता है जो हमारा जीरो हो जाए। तो यहाँ पे देखो, मैंने इस वाले क्वेश्चन को आइलिएट मेथड से भी किया था, तो मेरे को लाइक 2 मिनट लगे थे करने में, आपको समझा के करवाने में 2 मिनट तो लग ही जाएंगे मुझे। लेकिन अगर मैं सिंपल इसे डीआई मेथड से करता, तो देखो डीआई मेथड के लिए क्या करता हूँ, सबसे पहले बीच में आपको एक ऐसा लाइन बना देना है, सेपरेट कर देना है। ठीक है। फिर यहाँ एक जगह आपको लिखना है डी, यहाँ एक जगह आपको लिखना है डी, यहाँ एक जगह लिखना है आपको आई। ठीक है। उसके बाद डी में आपको एल्जेब्रिक फंक्शन को डालना है, और आई में आपको दूसरे फंक्शन को डालना है। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि एक्स एल्जेब्रिक फंक्शन था तो डी में डाला, कॉस एक्स दूसरा फंक्शन था तो आई में डाला। अब उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस प्लस कर देना। ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्या करना है, सुनो। डी में आप सबसे पहले डालोगे अलजेब्रिक फंक्शन, आई में डालोगे दूसरा फंक्शन, उसके बाद डी मतलब डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है। अब डिफरेंशिएट एक्स को करोगे तो ये 1 आएगा, 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो ये 0 आएगा। जहाँ पे 0 आ गया वहाँ पे आपको रुक जाना है। यानी इसको आपने 3 बार डिफरेंशिएट किया तो 0 आया, मतलब तीसरे स्टेप पे 0 आया। तो यहाँ पर भी आपको 3 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन इस कॉस एक्स को। तो कॉस एक्स फिर आपका इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स हो गया साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स। बस यहाँ पे रुक जाना है, जहाँ पे 0 आ गया उसके बगल में आपको रुक जाना है। यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ भी 3 होना चाहिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ये साइन को फॉलो करके। मतलब पहले प्लस देना है, फिर माइनस देना है, फिर प्लस देना है, प्लस माइनस अल्टरनेट चलेगा। और फिर आपको ऐसे मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो, अगर आप सिंपली इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा एक्स साइन एक्स, और -1 इंटू माइनस कॉस एक्स कितना आ गया, प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ऑलराइट, फिर से कर देता, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये आप देखो, ये वाली आंसर को और ऊपर वाली आंसर को अगर मैच करोगे तो सेम आंसर आएगा हमारा। ओके। अब अगर मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल देता, लेट्स से एक दूसरा एग्जांपल करो। एग्जांपल है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। ठीक है। तो अगर आप इसे i8 से करोगे तो ये काफ़ी टाइम ले लेगा। ठीक है, मतलब लाइक आपको लाइक कितना 2 मिनट, 2 से 3 मिनट तो ले ही लेगा। लेकिन अगर आप इसे डी से करोगे तो देखो कितना आसानी से होगा ये। डी के लिए क्या बोला, बीच में एक ऐसा लाइन बनाओ, यहाँ लिखो डी, यहाँ लिखो आई, अलजेब्रिक फंक्शन को डी के सामने लिखो और दूसरे फंक्शन को आई के सामने लिखो। फिर डिफ्रेंशिएट करते जाओ जब तक 0 ना आए। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया, 2x, 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया 2, और फिर 2 का डिफ्रेंशिएशन हो गया भैया 0, है ना। तो जस्ट अ सेकेंड, अच्छे से मैं एक बार इसको थोड़ा बड़ा एरो बना देता हूँ।
यस, ऑलराइट। तो अब यहाँ पे देखो ज़ीरो कहाँ आया है, 1 2 3 4, चौथी बार में ज़ीरो आया, तो इसको अब 4 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया हमारा माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया हमारा माइनस साइन एक्स, और फिर माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया हमारा कॉस एक्स। अब सिंपली हमें क्या करना होगा, प्लस माइनस का साइन देना होगा अल्टरनेट। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। उसके बाद सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर आंसर डायरेक्टली लिख दो। ठीक है, डायरेक्टली कैसे आंसर लिखोगे, डायरेक्टली आंसर लिखोगे, मैं आप पे नीचे लिख देता हूँ, या फिर नहीं यहीं पे लिख देता हूँ, है ना, बगल में लिख देता हूँ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, है ना। देन ये हो जाएगा प्लस 2x साइन एक्स, ओके, एंड प्लस 2 कॉस एक्स, ये हो जाएगा। और यहाँ पे एक प्लस सी बी ऐड हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर फॉर माय क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सॉल्व करके देखना, आपको यही आने वाला है। आप देख सकते हो, आप इसका आइलेट मेथड से करोगे यही आएगा। ओके, सो लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल on this particular type. The type is again integration of x cube cos x dx। या फिर एक काम करो, ये एग्जाम्पल नहीं करते हैं, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्वेश्चन को ड्रॉप किया था वो वाला करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अगर वो वाला क्वेश्चन में आपको, अगर आपको फॉर्मूला याद होता तो वो क्वेश्चन 2 मिनट का काम होता, 1 से 2 मिनट या 30 सेकेंड्स का। क्योंकि अगर वो वाला क्वेश्चन को आइलेट से करोगे ना तो फिर टाइम लग सकता था, क्योंकि उसमें आपको एल एन मॉड साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना पड़ता है, जो लाइक थोड़ा सा टफ हो जाता। तो यही वाला अपना एग्जांपल करते हैं। ये देखो, द एग्जांपल वाज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टेन एक्स, है ना, एक्स टेन एक्स डी एक्स। इसका एग्जाम्पल करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन आपको पिछले क्लास में भी करवाया था, इसका एग्जाम्पल करते हैं। मैंने ड्रॉप कर दिया था जानबूझ के कि इसमें ये वाला डी वाला फॉर्मूला लगेगा, तो मैंने सोचा था कि अगले लेक्चर में इसे कवर कर लूँगा। तो देखो वही करना है, अलजेब्रा यहाँ पे x है और ये हमारा tan x है, तो यहाँ पे d लिख दो, यहाँ i लिख दो, d में x लिखो, i में tan x लिखो। उसके बाद x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 0, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln mod sin x, है ना, ln mod sin x, और ln mod sin x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ln x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x ln x माइनस x, है ना, तो ये हो जाएगा sin x ln mod sin x माइनस sin x। ये और यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ब्रैकेट लगेगा, ये ओके। नहीं, तो मैं क्या बोल रहा था कि मैं भी चेक करके आया, ठीक है, इसलिए मैं चेक करने गया था। मैंने वहाँ पे चेक किया कि ये वाला जो मैंने करवाया था ये क्वेश्चन नहीं करवाया था मैंने, ठीक है, और ये बेसिकली एक रॉन्ग अप्रोच था, रॉन्ग अप्रोच था इस क्वेश्चन में। तो वही मैं सोचा कि ये ऐसे नहीं बनेगा ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था, मैं भी चेक करके आया। ठीक है, मैं जो है एक अपने बगल में जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन के सेट रखा हूँ, तो इसमें वो वाला क्वेश्चन नहीं था, तो मैं दूसरा क्वेश्चन अभी ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने जो क्वेश्चन एक्चुअली में लिखा था दैट वाज ई रेज टू द पावर एक्स टैन एक्स। ठीक है, तो वो उसका अलग फंडा है, वो ऐसे नहीं होगा, वो था ई रेज टू द पावर एक्स टैन एक्स, नॉट एक्स टैन एक्स।
ठीक है, तो दैट वाज द रॉन्ग क्वेश्चन। तो चलो कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन मैंने लिया था डैट वाज ई रेज टू द पावर एक्स टेन एक्स। अब हम लोग ये वाला करते हैं। एग्जाम्पल में आप लास्ट एक क्वेश्चन करो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन एक्स या फिर कॉस एक्स, एक्स क्यूब कॉस एक्स डी एक्स, ये करके दिखाओ। ठीक है, तो इसमें भी वही अप्लाई कर देंगे हम लोग, डी आई मेथड। यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे, यहाँ डी लिखेंगे, यहाँ आई लिखेंगे, यहाँ एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब लिखेंगे, यहाँ कॉस एक्स लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 3x², यहाँ लिखेंगे साइन एक्स, यहाँ लिखेंगे 6x, यहाँ लिखेंगे माइनस कॉस एक्स, यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ लिखेंगे माइनस साइन एक्स, फिर यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देंगे प्लस, यहाँ देंगे माइनस, यहाँ देंगे प्लस, यहाँ देंगे माइनस, यहाँ देंगे प्लस, और मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इसका इससे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, और फाइनली जो आंसर आएगा वो हम लोग यहाँ पे कंप्यूट कर देंगे। तो इसका आंसर जो आ रहा है दैट इज माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स, ओके, माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3x² कॉस एक्स माइनस 6x साइन एक्स और माइनस 6 कॉस एक्स प्लस c, ये इसका आंसर आ रहा है। तो देख सकते हो कि अगर आप इसका नॉर्मल डीआई मेथड से सॉल्यूशन निकालते तो ये काफ़ी लेंदी जाता, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 बार आइलेट लगाना पड़ता। ठीक है, 3 बार आइलेट लगाना मतलब 3 बार वो फॉर्मूला यूज़ करना। तो आप देख सकते हो कि ये सिंपल डीआई मेथड से कैसे ही आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूँ तो देखो, अगर मैं यहाँ से cos x कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट में कितना बच रहा है, दिस इज x² माइनस एक्स क्यूब, x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 6 है ना, और यहाँ पे आ रहा है माइनस 6x साइन एक्स प्लस c, ये आ रहा है फाइनल आंसर। ठीक है, तो देख सकते हो कि कितना आसानी से हम लोग डीआई मेथड के हेल्प से ऐसे ऐसे सवाल को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं रिपीटेड इंटीग्रल्स पे। ठीक है, रिपीटेड इंटीग्रल्स, इंटीग्रल में यहाँ पे मतलब हेडिंग डालो रिपीटेड इंटीग्रल्स। ओके, रिपीटेड इंटीग्रल्स को कैसे सॉल्व करना है मैं बता रहा हूँ। जैसे वही वाला एग्जांपल लो जो मैंने आपको पिछले क्लास में करवाया था, लाइक जो मैं बोला था कि ये वाला एग्जांपल थोड़ा सा टाइम लेगा, इसका फार्मूला होता है। तो फार्मूला नहीं होता है इसमें, पूरा एक स्टेप ही है। मैं फार्मूला बेसिकली आपको नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि फार्मूला आपको क्लास 12 के मैथ्स में अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला याद करके कुछ होगा नहीं, आप स्टेप को समझो कि कैसे क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू आप समझो, इससे आराम से आ जाएगा। रिपीटेड इंटीग्रल्स का मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपको दिया है इफ cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू π/2। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल e रेज टू द पावर x cos x dx। ये देखो, यही वाला क्वेश्चन मैं बोल रहा था जो लाइक मैं अगले क्लास में लूँगा। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैं ये बोल रहा था कि ये वाला जो क्वेश्चन है मैं ऐसे मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन जो होता है मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा, और इसका एक फार्मूला भी होता है, बट मैं फार्मूला भी नहीं लिखवाऊंगा, इसका आप स्टेप देखोगे, स्टेप से सब समझोगे, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और सारे टाइप में यही लगना है, यही स्टेप लगती है सारे टाइप में भी। अगर आप देखोगे ना, जो भी इसकी टाइप होगी यही स्टेप लगती है सब में। तो यहाँ पे
इंटीग्रेशन की वैल्यू, इंटीग्रल की वैल्यू क्या दी हुई है, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ई रेज टू द पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमें u मानना पड़ेगा cos x को और v मानना पड़ेगा e रेज टू द पावर x को, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल है। ये तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे आइलेट वाला फॉर्मूला लगाएं, अब देखो ये अलजेब्रिक फंक्शन भी नहीं है, अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है, इनमें से किसी का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं आता है, तो डी मेथड यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपको आइलेट से ही चलना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग ये वाला लगाएं, हम लोग u को बाहर रखेंगे, cos x को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे e रेज टू द पावर x का dx माइनस होल इंटीग्रेशन cos x का डिफरेंशिएशन विल बी माइनस साइन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x dx। ठीक है, तो ध्यान से देखें, तो ये कितना हो गया, e रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन तो e रेज टू द पावर x ही होता है, तो ये हो गया e रेज टू द पावर x cos x माइनस, मतलब ये माइनस और माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। ये देख सकते हो ई रेज टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पे ई रेज टू द पावर एक्स होता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब यहाँ पे देखो ये जो इंटीग्रेशन है ये रिपीट हो गया, अब यहाँ पे आपको फिर से आइलेट लगाना पड़ेगा इसमें। तो फिर से अगर आइलेट लगाओगे तो इस बार भी इसको आप v मानोगे, इसको आप u मानोगे और फिर फॉर्मूला लगा दोगे, तो ये हो जाएगा साइन x बाहर आ जाएगा, e रेज टू द पावर x का जो इंटीग्रेशन है उसको मैं चलो लिख ही देता हूँ, e रेज टू द पावर x dx माइनस होल इंटीग्रेशन साइन x का डिफरेंशिएशन इस बार हो जाएगा cos x और इंटू इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x और यहाँ पे हो जाएगा dx। ओके, फर्दर इसे सॉल्व करते हैं, तो ये तो हो गया e रेज टू द पावर x cos x और ये हो गया प्लस e रेज टू द पावर x साइन x, है ना, और ये हो जाएगा माइनस e रेज टू द पावर x cos x। अब यार यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन रिपीट हो गया, मतलब जिस इंटीग्रेशन का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना था वो इंटीग्रेशन इसके आंसर में ही आ गया, है ना। यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ था, हम लोग किसका इंटीग्रेशन कर रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स का कर रहे थे, है ना, यही तो कर रहे थे, इसी का तो इंटीग्रेशन का वैल्यू इतना आया, ये देखो इसी को तो प्रोसीड कर रहे थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे आइलेट लगाया, फिर यहाँ पे भी आइलेट लगाया, फिर यहाँ पर भी देखो इस तरीके का टर्म बन गया, तो अब आइलेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर इसमें आइलेट लगाओगे तो फिर ऊपर वाला टर्म बन जाएगा, ये रिपीट होते जाएगा, समझ रहे हो ना, इसमें आप डी आई लगा सकते हो ना इसमें आप आइलेट ज़्यादा लगा सकते हो, ये रिपीट होते जाएगा इन्फिनाइट, ये रिपीट ही होते जाएगा हमेशा। इसीलिए इसका ट्रिक ये होता है कि आंसर में आपको हमेशा क्वेश्चन को क्रिएट करना पड़ता है, समझ रहे हो। आंसर में इंटीग्रेशन के आंसर देखो, मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा था ना, इसका इंटीग्रेशन बना रहा था, यहाँ पे सॉल्व करते गया करते गया करते गया करते गया, 2 बार आइलेट लगाया, अपने आप ये वाला टर्म क्रिएट हो गया, माइनस ई रेज टू द पावर एक्स कॉस एक्स। अब कुछ नहीं करना, इसे इस तरफ ले जाओ, है ना, इसे लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई रेज टू द पावर एक्स साइन एक्स, ये हो जाएगा। अब फाइनली इसका आप आंसर लिख सकते हो, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स is equals to e raised to the power x cos x plus e raised to the power x sin x ये आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि इसका जो हमारा आंसर होता है ये डायरेक्टली नहीं निकलता है, इसको हमें क्वेश्चन में क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है, इस चीज़ को क्वेश्चन में क्रिएट करना पड़ता है। तो अब यहाँ से ख़त्म नहीं हुआ है सवाल, ख़त्म नहीं हुआ है, सवाल को पूरा ही कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ से ई रेज टू द पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई 2,
और अगर क्वेश्चन में ऊपर देखोगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई थी, cos x प्लस साइन एक्स की वैल्यू π/2 दी हुई है ना। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा पाई इंटू ई रेज टू द पावर एक्स बाई 4। दिस विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑल राइट, ठीक है, दिस विल बी द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब चलो एक और क्वेश्चन अब करो आप, देखता हूँ ऐसा होता है कि नहीं आपसे। एक आप खुद ट्राई करें, ये वाले क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, चलो हो जाएगा। कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, हो जाएगा। एग्जाम्पल इज ये वाला सिंपल ट्राई करो, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब इसे ट्राई करो, वही सेम करना है, सेम एकदम करना है। चलो इसे ट्राई करो, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ। तो देखो, आई होप तुम लोगों ने कर लिया होगा। तो इसमें किसको क्या मानेंगे, तो ऑब्वियसली इसको यू मानेंगे, इसको वी मानेंगे, है ना। सॉल्व करते हैं। यू बाहर, इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी यू इंटू इंटीग्रेशन, ये होगा। देन ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन, ओके। फिर से इसमें हाईलाइट लगाओगे, ये हो जाएगा यू, ये हो जाएगा वी। तो इस बार यू बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंटू ठीक है, ये हो जाएगा। सॉल्व करते इसे, ओके। ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर एक्स कॉस एक्स और ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। ब्रैकेट ओपन कर दो, ये होगा। और ये किसके इक्वल है, इसी का तो कर रहे हैं इंटीग्रेशन, है ना। इसी का तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये आंसर आ रहा है हमारा, है कि नहीं। तो बस कुछ नहीं है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ई रेज टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू तो फाइनली इसकी जो वैल्यू आ गई ये इसकी वैल्यू आ गई फाइनली। तो ये हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, देख सकते हो कितना सिंपल है ये।
ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। ऑलराइट, ओके। सो ये तो हमने कर लिया, डीआई भी कर लिया और ये एसएससी भी कर लिया, रिपीटेड भी कर लिया। अब हम लोग आते हैं यहाँ से अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ओके, सो द इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब यहाँ से जो है थोड़ा सा मिसलिनियस मैं बता रहा हूँ, मिसलिनियस जो कि आपको लाइक क्वेश्चन में बहुत काम आएंगे। सो टॉपिक इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा तो देखो सिंपल है, मैं इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, ये भी आपको 12th का टॉपिक है मैथ्स का। जब आप 12th में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ोगे तो ये आपको लाइक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ का, ठीक है। तो जैसे देखो क्वेश्चन में टाइप क्या रहता है मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। टाइप देखो, टाइप में यहाँ पे लिखो क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू इज आस्क्ड, ठीक है। यहाँ पे लिखो इफ मैक्सिमम और मिनिमम if maximum and minimum value is asked and one quantity is variable, and one quantity is variable, then आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला देखो, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा ये करना होता है, ठीक है। ध्यान से देख लो, ये करना होता है। ये फार्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे ध्यान से देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम एंड मिनिमम में अगर क्वेश्चन में किसी भी क्वांटिटी का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछा है और अगर कोई क्वांटिटी वैरी कर रही है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जब भी आप बलून में एयर भरते हो तो बलून का जो एयर रेडियस होता है वो वैरी करता है ना। तो यहाँ पे रेडियस क्या हो गया? वैरिंग क्वांटिटी हो गया। तो क्वेश्चन में अगर आपको किसी चीज़ का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है या मिनिमम वैल्यू पूछा है तो उसे आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है वेरिएबल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, और उस डिफ्रेंशिएशन को आपको ज़ीरो पुट करना पड़ता है, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन के थ्रू आप समझ जाओगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग 11th और 12th में, तो आप क्वेश्चन के थ्रू समझ जाओगे। ओके, सो जैसे कि होता है ना कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू, मतलब जो आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिख जाए, किसी क्वांटिटी की अगर मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है, तो सिंपली आपको उस क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट कर देना है ना, डिफ्रेंशिएट कर देना है किसके रिस्पेक्ट में, वेरिएबल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक रफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसे प्लीज़ आप लिखना मत, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक रफ एग्जाम्पल ले लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल है कि हमारा जो पावर हमें पता है क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू I²R होता है ना, I²R। तो पावर का लेट से हमारा जो इक्वेशन बना दैट इज V प्लस, सॉरी ये बना V अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, है ना, ये हमारा कुछ ऐसा पावर का इक्वेशन बना, है ना। मतलब आप देखते होगे कि अगर रेजिस्टेंस होता है, लाइक अगर आप किसी सर्किट में देखोगे तो पावर का मान लो कि ये इक्वेशन बना हमारा, जहाँ पे R रेजिस्टेंस होता है और यहाँ पे स्मॉलर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इतना भी ध्यान नहीं देना, मैं बस आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। और अगर यहाँ पे जो स्मॉलर है वो वेरी कर रहा है, मतलब अगर स्मॉलर वेरी किस पे कर रहा है, स्मॉलर वेरी कर रहा है कि अगर स्मॉलर की वैल्यू अगर आप चेंज करोगे तो पावर में इफेक्ट आएगा। मतलब देख रहे हो कि वेरिएशन करने में ओवरऑल क्वांटिटी में इफेक्ट हो रहा है। तो यानी ये जो आर यहाँ पे वेरी कर रहा है ना, तो सिंपली अगर आप इसका पूछा जाए कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर हमें बताओ, तो आप सिंपली क्या करोगे, डी पी बाई डी आर कर दोगे, है ना, डी पी बाई डी आर कर दोगे। मतलब यही फॉर्मूला मैंने लगाया ऊपर वाला, डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इज आस्क्ड विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल क्वांटिटी। तो देख सकते हो कि मैंने वेरिएबल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया और इसको आपको 0 के इक्वल कर देना है और आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आप ये चीज़ को परफॉर्म कर सकते हो। तो एग्जाम्पल को मैं मिटा ही देता हूँ क्योंकि हो सकता है कि कंफ्यूज हो सकते हो आप एग्जाम्पल से। ओके, सो बस समझने के लिए मैं आपको बताया था, इतना कुछ है नहीं, राइट। तो ये तो समझ में आ गया, ऑल राइट। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट भी इम्पॉर्टेंट है, दैट इज अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं एएम एंड जीएम। एएम एंड जीएम ये भी आपका मैथ्स का टॉपिक है, इसे भी आप सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ोगे, जैसे हम लोग कहते हैं ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसी के अंदर आप लोग पढ़ोगे। तो रिलेशन ये होता है, ये आप हमेशा रिलेशन को याद करके रखोगे कि एएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। ये रिलेशन हमेशा याद करके रखोगे। अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल है, और हाँ एक और चीज़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमेशा वैलिड होता है पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए। ओके, यहाँ पे लिख लो ओनली वैलिड फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़। ठीक है, पॉजिटिव मतलब वैल्यूज़ ग्रेटर देन 0, इसके लिए हमेशा ये अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है। अरिथमेटिक मीन हमेशा काम करता है, ये मतलब ये फंडा है हमारा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझो। लेट्स से एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिया कि लेट्स से A1, A2 और A3, यहाँ पे हमारे 3 नंबर हैं। देन
फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एम एंड जी एम। यहाँ पे नीचे लिख देता मैं, यहाँ पर नहीं है, ऐसे रहने दो। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एम एंड जी एम, मतलब अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन में मुझे रिलेशनशिप बताओ इन दोनों, मतलब ये जो 3 नंबर है ना, इनके अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन में मुझे रिलेशन बताओ। तो देखो अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है, आपको पता है मीन लेना है हमें, है ना, मीन लेना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, A1 + A2 + A3/3, है ना। और ज्योमेट्रिकल मीन में सिंपली हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीएम कितना हो जाएगा, A1 A2 A3, और इसका पावर हो जाएगा 1/3। देखो जितने नंबर होते हैं ना उतना ये पावर बनता है। अगर 2 नंबर होते तो 1/2 होता, 4 नंबर होते तो 1/4 होता, 5 नंबर होते तो 1/5 होता, 3 नंबर है तो 1/3 होगा। तो हमने रिलेशन निकाल दिया, है ना। तो हमने देखो रिलेशन यहाँ पे मतलब एम और जी एम लिख दिया। तो रिलेशन अगर पूछेगा तो रिलेशन हम क्या लगा देंगे, ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, यानी A1 + A2 + A3/3 is always greater than equal to A1 A2 A3 raised to the power 1/3। ये हो जाएगा हमारा रिलेशनशिप बिटवीन AM एंड GM बिटवीन दीज 3 नंबर्स। तो ये बताने का मेरा काम ये था कि देखो क्वेश्चन में टाइप कैसे आएंगे, ठीक है। ये तो मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, अब इसके टाइप देखो। टाइप ओके, कि किस तरीके से आपको लैंग्वेज दिया जाएगा क्वेश्चन का। लैंग्वेज टाइप, लैंग्वेज टाइप, ओके। तो लैंग्वेज टाइप क्वेश्चंस में आपको हमेशा ग्रेटेस्ट या लीस्ट वैल्यू अगर करके कुछ भी अगर दिया जाए तो इसका मतलब है कि उस क्वांटिटी के साथ आपको AM और GM का खेल खेलना है, ठीक है। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू, देखो ये मैंने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं, बहुत अगर आप क्वेश्चन करते जाओगे ना, क्योंकि मैंने इतने प्रैक्टिस कर ली थी अपनी जेईई के टाइम पे कि मेरे को ये सब पता है, ठीक है। कि क्वेश्चन में अगर ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू बोला जाता है तो ये फंडा लगता है। क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का मेंशन होता है तो वो डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये सब चीज़ प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, उतना चीज़ आपको समझ में आएगा और फिर आप उसे अपने अंदर स्टोर कर सकते हो, है ना। तो ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू इज आस्क्ड, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पूछ सकता है, लीस्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर पूछ सकता है। मान लो क्वेश्चन दे दिया और लास्ट में पूछा देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर विल बी, ओके। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा इक्वेशन बने जहाँ पे आप फंस जाओ, है ना। जहाँ पे फंस जाओ तो उस केस में आपको रिलेशनशिप करना पड़ता है ये वाला, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। हम लोग करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है हम लोग करेंगे, ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM वाला फंडा, ठीक है। नाउ लेट्स कम ऑन टू द बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा यूज़ होता है फिजिक्स में, ये मैं इसको इंपॉर्टेंट बोलूँगा, ठीक है। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ। इस पे हर साल जेईई एडवांस में इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब आते हैं अप्रॉक्सीमेट करने में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो अगर आपके क्वेश्चंस में, है ना, अगर आपके क्वेश्चंस में कुछ इस तरीके का टर्म बन रहा है, लेट्स से अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो और कुछ आपका इस तरीके का टर्म बन रहा है, किस तरीके का, 1 + x raised to the power n plus minus x raised to the power n, where n is always greater than 0, मतलब n हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। where n is always greater than 0, ठीक है। 1 +
x रेज टू द पावर n and x is less than 1। ठीक है, ये कंडीशन होता है। अगर आपके क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का फंडा लगे, इस तरीके का 1 + x रेज़ टू द पावर समथिंग आ जाए और वहाँ पे जो x है वो आपका 1 से बहुत छोटा है ना, 0.00000001 हो सकता है, फिर 0.999999 ऐसे हो सकता है ना, मतलब 1 से काफ़ी छोटा है, तो आप इसका जो फॉर्मूला लिखोगे वो हो जाएगा 1 ± nx, ये हो जाता है। ठीक है, 1 के प्लस या माइनस के बाद जो भी क्वांटिटी होती है, अगर वो 1 से बहुत छोटी है, जैसे आप x देख सकते हो 1 के बाद है और x जो है यहाँ पे 1 से बहुत छोटा है, तो आप ये अप्रोक्सीमेशन जो है वो कर सकते हो। ठीक है, और इसका एक और होता है तरीका, एक सेकंड डिग्री अप्रोक्सीमेशन होता है जो कि लाइक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई एडवांस में तो उसमें भी ये चीज़ लाइक पूछी जा सकती है ना, और पूछी भी गई है। हम लोग एक फ्लूइड मैकेनिक्स का 2020 का सवाल है, 11th का आपका टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स, 2020 का एक सवाल है, उसमें देखना डबल अप्रोक्सीमेशन का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, वो ग्रेजुअली जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वो हम लोग चैप्टर कवर करते जाएंगे। ओके, तो आप देख सकते हो सेकेंड डिग्री जो अप्रोक्सीमेशन होता है, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, या फिर एक काम करो सेकेंड डिग्री अप्रोक्सीमेशन वहीं पढ़ लेंगे, है ना, फिर मैथ्स में पढ़ लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी सवाल आ जाते हैं तो वो एक्सेप्शन होते हैं, बट जनरली इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, या फिर चलो लिख ही लेते हैं। ठीक है, लिख लो, कुछ कसूर नहीं छोड़ने का। ये हो गया फर्स्ट डिग्री, ये हो गया सेकेंड डिग्री। ओके, ये हो गया हमारी सेकेंड डिग्री अप्रोक्सीमेशन की फॉर्मूला। ओके, बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, नॉट मच इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये पढ़ना। ओके, नाउ कम ऑन टू, तो यहाँ पे तो हमने इतना सारा चीज़ पढ़ लिया। नाउ कम ऑन टू, यहाँ पे थोड़ा सा आ जाओ, यहाँ पे राइट, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे पढ़ते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग एक्सपेंशंस। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो एक्सपेंशन याद करना पड़ेगा। पहला एक्सपेंशन है साइन एक्स का, तो इसको आप लोग एक्सपेंड करके लिख सकते हो एक्स माइनस ये, और ऐसे आप सोन आगे भी लिख सकते हो, बट अभी 2 टर्म तक याद करो, इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज log 1 + x, तो ये हो गया ln 1 + x का जो एक्सपेंशन होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इसे याद कर लेना।
दिस इज x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2. ओके, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2. ऑल राइट, नाउ द थर्ड इज cos x. cos x का जो एक्सपेंशन होता है दैट इज वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल. और बेसिकली ये आगे चलते जाता है, ये मत सोचना कि ये खत्म हो गया, ये आगे चलते जाता है. ओके, द फोर्थ इज, यहाँ देखो द फोर्थ इज e रेज टू द पावर x का एक्सपेंशन, एंड दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल. और ये भी आगे से चलता जाएगा फर्दर. ठीक है, ऑल राइट. सो ये जो बेसिकली एक्सपेंशन है ये आपको याद करने पड़ेंगे. अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिकल मीन भी आपको याद करना पड़ेगा फॉर्मूला, और समझना भी पड़ेगा. बाइनोमियल एक्सपेंशन का भी फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, और आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा का भी जो कॉन्सेप्ट है उसे अच्छे से एक बार देखना पड़ेगा. मैंने आपको यहाँ पे लैंग्वेज टाइप बताया है कि किस तरीके से लैंग्वेज का जो टाइप होता है क्वेश्चन में वो होता है. यहाँ पे टाइप नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज टाइप लिख लेते हैं. ओके, नहीं तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, है ना. ठीक है, तो ये हमारा लैंग्वेज टाइप हो गया कि इस तरीके से पूछा जाता है. एम ग्रेटर देन जी एम में भी मैंने आपको लैंग्वेज टाइप बताया, और यहाँ पे मैंने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन भी बताया, यहाँ पे एक्सपेंशन बता दिया आपको. ओके, अब देखो ये हमारा ख़त्म हो गया है मिसलेनियस, ज़्यादा कुछ इसमें बचा नहीं. अब जो कुछ पढ़ना था हमने यहाँ पे पढ़ लिया. ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा पढ़ते हैं कि ये जो एक्सपेंशन है थोड़ा सा डिटेलिंग हो गई. देखो ये एक्सपेंशन आया कहाँ से, है ना, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि मैथ्स में पढ़ना ही है. मैथ्स में जब लिमिट पढ़ोगे तो ये पढ़ना ही है एक्सपेंशन. ऑल राइट, बट स्टिल लेट्स सी कि एक्सपेंशन आया कहाँ से. तो द एक्सपेंशन आया, वो आया मैक्लॉरिन सीरीज से. ओके ओके, सो एक होता है मैक्लॉरिन सीरीज. ओके, मैक्लॉरिन सीरीज़ का देखो ये आपको 12th में पढ़ना है. मैं बस बता देता हूँ कि ये होता क्या है, कि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें बताता है 0 पर. ठीक है, 0.0 पर. इसका जो बेसिकली आप फार्मूला देख लो ये होता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए. और ये ऐसे आगे जाके प्रोसीड होता जाएगा. ठीक है, ये आगे ऐसे चलता जाता है. अब यहाँ पे ए की जगह अगर 0 पुट कर दोगे ना तो ये हमारी मैक्लॉरिन सीरीज बन जाती है. ठीक है, ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये मैंने लिखा है टेलर सीरीज. इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं टेलर सीरीज. टेलर सीरीज. और इसमें अगर ए की वैल्यू को 0 पुट कर दोगे ना तो ये बन जाती है हमारी मैक्लॉरिन सीरीज. अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ कि डिफरेंशिएशन को क्या कहते हैं, dy बाई डी एक्स कहते हैं ना. तो अगर हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स करें तो ये जानते हो क्या हो जाता है, ये हमारा एफ डैश बन जाता है, एफ डैश एक्स. तो यहाँ पे जो एफ डैश एक्स मैंने लिखा है ना दैट इज़ उस फंक्शन को मैंने यहाँ पे देखो एफ सिंगल डैश एक्स मतलब यहाँ पे मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया, और एफ डबल डैश एक्स मतलब यहाँ पे मैंने 2 बार डिफरेंशिएट किया, और एक्स की जगह यहाँ पे ए है मतलब मैंने ए उस फंक्शन में वैल्यू पुट कर दिया डिफरेंशिएट करने के बाद. ठीक है, तो ये मैथ्स का काम है, मैं आपको बस एक ऐसे ही बता रहा हूँ कि मैक्लॉरिन सीरीज से ये चीज़ आती है हमारी. ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और अगर डिटेल करें इंटीग्रेशन के बारे में
तो चूंकि बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए ले लो कि एरिया अंडर द कर्व जो है वो आता है सिंगल इंटीग्रेशन से, है ना। सिंगल इंटीग्रेशन से भी आता है, डबल इंटीग्रेशन से भी आता है। अब आप डबल इंटीग्रेशन थोड़ा सा ओलंपियाड लेवल का हो गया या फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लेवल का हो गया, जब आप बीटेक करोगे तो उस टाइम फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में आपको ये बताया जाता है। फिर एक होता है हमारा ट्रिपल इंटीग्रेशन। ट्रिपल इंटीग्रेशन की मदद से हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं, ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करते हैं। इससे क्या फाइंड करते हैं, वॉल्यूम। तो ये सब बेसिकली 12th में आपको पढ़ना नहीं है, कभी भी नहीं पढ़ना है, सिलेबस में है नहीं, आपको सिंपल पढ़ना है ये सिंगल इंटीग्रेशन डीएक्स। और यही बहुत टफ होता है मैथ्स में, आप जाना आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर करता है। प्रैक्टिस नहीं करोगे इंटीग्रेशन नहीं समझ में आएगा। ओके, सो यस, अब ये सेशन को एंड करते हैं और हम लोग अब कल करेंगे थोड़े से क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन करने इंपॉर्टेंट है, तो कल एक काम करूँगा, कल मैं मिक्स सवाल लाऊंगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के ऊपर, और हम लोग सॉल्व करेंगे वो सब सवाल को, है ना। क्योंकि सवाल सॉल्व करना ज़रूरी है, सवाल नहीं सॉल्व करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कल मैं लाऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा, तो हम लोग मिलके उसे सॉल्व करेंगे। ओके, चलो, तो हम लोग वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और मैं फिर मिलता हूँ आपसे कल, है ना, क्वेश्चंस के साथ। फॉर्मूला अच्छे से याद करके आना, तभी कल मज़ा आएगा। ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।